हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज हम इस वीडियो में लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को इनका लिंक दे दिया है, वहां पर मैं अपने नोट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ। तो उन इम्पोर्टेंट नोट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4.1 कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, 4.2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, 4.3 types of disorder, its causes and nature, 4.4 disability etiquettes, 4.6 strategies to make physical activities accessible for children with special needs। So student, हम इस चैप्टर में सभी ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे 4.1 कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर किसी भी काम को करने की एबिलिटी या क्षमता नहीं होती है तो वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिसेबिलिटी हमेशा के लिए हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो है वो आंखों वाला काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज जो उसका आईज का रेटिना है वो खराब हो चुका है। तो ये जो परेशानी है वो उसके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी, इसीलिए इसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। द वर्ड डिसेबिलिटी कंप्राइज ऑफ द वर्ड्स डिस प्लस एबिलिटी। डिसेबिलिटी जो है वो डिस प्लस एबिलिटी से मिलके बना है। इन लैटिन लैंग्वेज डिस मीन्स नेगोशिएशन और सेपरेशन। सो बेसिकली डिस का मतलब होता है सेपरेशन और एबिलिटी का मतलब होता है वर्थ। सो डिसेबिलिटी का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग, यानी कि लैक ऑफ एबिलिटी को ही हम डिसेबिलिटी कहते हैं। एक्चुअली डिसेबिलिटी में होता क्या है कि जो एक इंसान है उसकी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में एफिशिएंसी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जी पाता है और ये प्रोसेस जो होता है वो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ चलता है। इसी को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन ऑफ फिजिकली इम्पेयर्ड अगेंस्ट सेग्रीगेशन, disability is the disruption or inconvenience of activities which are by contemporary circumstances due to which lot of people who have physical damage are separated from social activity। इसी के साथ साथ आप WHO द्वारा दी गई डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगती है आप वो डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो है वो एक छोटी टर्म है डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट, सपोज करो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये डिसेबिलिटी को डिनोट करता है और ये जो छोटा सर्कल है ये डिसऑर्डर को डिनोट करता है। सो डिसऑर्डर एक डिसेबिलिटी का पार्ट है। अगर काफी टाइम तक डिसऑर्डर को ठीक नहीं करा गया तो वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। The abnormal behavior, ideas, feeling, assumption and relations are called disorder. Disorder is related to mental health. Disorder जो होता है बेसिकली जो abnormal behavior होता है, ideas होते हैं, feeling, assumption या रिलेशंस होते हैं उनको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर बेसिकली मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। सो जो डिसऑर्डर है आप उसको एक इंडिविजुअल के थॉट में, इमोशंस में, परसेप्शन में देख सकते हैं। एक इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से इमोशंस दिखाता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उससे डिसऑर्डर को पहचाना जा सकता है। तो डिसऑर्डर के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि जो डिसऑर्डर है वो इनहेरिटेड हो, हमें माता पिता से मिला हो या साइकोलॉजिकल हो, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो स्टार्टिंग में ये जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वो बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करा गया तो ये डिसेबिलिटी बन जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग होती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब डिसऑर्डर है तभी इसको ठीक कर दिया जाए। हम डिसेबिलिटी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी रिलेटेड होती है हमारे माइंड से। इसमें एक बच्चे को अपनी बातें बताने में
प्लस इंफॉर्मेशन जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ साथ बच्चा जो है वो चीजों को समझ भी नहीं पाता है। तो जैसे कि आपने तारे जमीन पर मूवी में देखा होगा, ईशान अवस्थी को एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी थी जिसमें वो चीजों को समझ नहीं पाते थे। उसी के साथ साथ वो कुछ बातें अपनी कन्वे भी नहीं कर पाते थे। द चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड बीइंग लॉजिकल। तो बच्चे को बोलने में, याद करने में, चीजों को रिटेन करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कॉन्सेंट्रेशन में, लॉजिकली थिंक करने में, इन सभी चीजों में दिक्कत होती है। सो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसको हम नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें जो बच्चा है उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने में मिल जाती हैं, जैसे वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, चीजों को पकड़ नहीं पाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है, प्लस कंसंट्रेशन में भी परेशानी हो सकती है। सो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक ऐसी बीमारी होती है जिसको देखा नहीं जा सकता है। जब आप स्पेशल बच्चों से बात करेंगे तभी आपको पता चल पाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स बच्चे में देखने में मिल जाते हैं। सबसे पहला है मेमोरी डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन लिसनिंग और फेस प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग द थिंग्स सीन और हर्ड। इसमें बच्चे को चीजें समझने में और चीजों को रिटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि थोड़े समय बाद बच्चा जो है वो चीज भूल जाएगा जो चीज उसको सिखाई गई है। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिविटी। Hyperactive children cannot focus or concentrate for a long time. हाइपर एक्टिव बच्चे वो बच्चे होते हैं जो काफी लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इनमें कंसंट्रेशन का इशू पाया जाता है। कोई भी चीज अगर हमें हाइपर एक्टिव बच्चे को बतानी है तो उनकी एक्टिविटीज को हमें स्मॉल गैप्स में डिवाइड करना पड़ेगा और तभी उन्हें समझानी पड़ेगी। हम कॉन्टिन्यूएशन में उनको कोई भी चीज नहीं समझा सकते हैं, तो उनके टास्क को स्मॉल गैप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया। Such children struggle with reading, writing and memorizing. Children feel difficulty in learning letters. तो आपने तारे जमीन पर मूवी में देखा होगा कि ईशान अवस्थी को डिसलेक्सिया था। उसमें उन्हें पढ़ने में, लिखने में, चीजों को याद करने में, लेटर्स को याद करने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। जब उनके टीचर ने उनके ऊपर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन दिखाया तब जाके काफी ज्यादा चीजें उनकी लाइफ में सॉर्ट आउट हुई और उनके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिली। Next, intellectual disability. Intellectual disability is a condition of mental retardation which occur due to the damage in brain cell. So, intellectual disability जो है वो एक mental retardation की condition होती है जो कि ब्रेन सेल के डैमेज होने की वजह से होती है या फिर कोई अननोन कारण भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा कम हो जाती है। सारे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं और कुछ सर्व भी होते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AAMR 1983, इनकी डेफिनेशन आप जरूर याद करके जाइएगा। मेंटल रिटार्डेशन इज द रिडक्शन इन द एवरेज लेवल ऑफ नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी व्हिच रिजल्ट इन अ लॉस इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसमें क्या सीखा। जो मेंटल रिटार्डेशन है इसमें मेंटल प्लस फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ जो पर्सन होते हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जैसे उनसे याद प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, वो लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होता है वो प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर पाता है बाकी बच्चों की तरह। स्पेशल बच्चों को डिफिकल्टी होती है बैठने में, प्लस अपनी पोजीशंस चेंज करने में या अपने हाथों को सही तरीके से इस्तेमाल करने में। वो काफी ज्यादा लेटली रिस्पॉन्स करते हैं। जो बच्चा होता है वो अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाता है जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं। जो बच्चा है वो काफी थोड़े समय के लिए ही चीजों को याद रख पाता है। इवन उनके गेस्चर से, उनके वॉकिंग स्टाइल से, परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो एक्टिविटी को, उससे हमें पता चल जाता है कि डेफिनेटली एक स्पेशल स्टूडेंट है। इन बच्चों को परेशानी होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। कभी कभार जो डिफॉर्मिटीज है उनके फेस पे दिखने लग जाती है, जैसे उनका जॉ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, टीथ में देखने को मिल जाएगी, हेड,
एंड सेलाइवेशन यानी कि जो लार है वो कॉन्टिन्यूएशन में मुंह से निकलती रहती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफी कम होता है, वो काफी लंबे समय तक किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में। जबकि अगर उन्हें ग्रूम करा जाए तो वो डेली ऑर्डर्स को काफी इजीली कर सकते हैं। दे हैव प्रॉब्लम्स इन सिंथेसाइजिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। फिजिकल डिसेबिलिटी में फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है, उसे चलने में परेशानी हो सकती है, भागने में हो सकती है, बैठने में हो सकती है, खड़े होने में हो सकती है, या किसी और काम को परफॉर्म करने में परेशानी हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। Example of physical disabilities are cerebral palsy, spina, leprosy curved person, undeveloped organ, congenital anomalies, muscular dystrophy। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। According to United Nations Standard Rule, it is a physical and health related problem, and due to this, general interaction with the society is reduced, so they need specialized services and programs by the society। So ये एक फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसमें इंटरेक्शन जो है सोसाइटी के साथ वो कम हो जाता है। सो इनको काफी ज्यादा नीड होती है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की, ताकि इनका इंटरेक्शन लेवल बढ़ सके, उसी के साथ साथ फिजिकली ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो फिजिकल डिसेबिलिटी में एक पर्सन सही तरीके से कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे सही से चलना, बैठना, उठना, आना जाना, कोई काम को करना। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को काफी डीपली एनालाइज करेंगे। सेरिब्रल पैल्सी, इसमें जो आपका ब्रेन है वो पैरालाइज हो जाता है, उसी के साथ साथ जो कंडीशन होती है और जो स्पीड होती है बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है। ब्रेन का जो डैमेज है वो कभी भी हो सकता है, जन्म से पहले, जन्म के बाद। तो सेरिब्रल पैल्सी में आपका ब्रेन काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कंडीशन भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट, पोलियोमाइलाइटिस। सो ये जो डिसेबिलिटी है ये पोलियो वायरस की वजह से होती है। सो पोलियो वायरस जो है वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है, स्पेशली बैकबोन वाले सेल्स को, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, स्पिना बिफिडा, इट इज कॉल्ड स्पाइनल बाइसेप। सो इसमें जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो जन्म से ही होती है, स्पेशली इसमें बैकबोन काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है। लेप्रोसी कर्व्ड पर्सन, तो बेसिकली इसमें सेंसिटिविटी का इशू होता है, जो इंसान है वो सेंसिटिविटी फील नहीं कर पाता है। कंजेनिटल एनोमलीज, इसमें बच्चे के दोनों पैर या एक पैर जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होते हैं, और ये जो डिफॉर्मिटी है वो बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसमें जो बच्चा है वो नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन 3 साल के बाद बच्चे के अंदर परेशानी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे के जो मसल्स हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, उसी के साथ साथ बच्चा प्रॉपर्ली मूव भी नहीं कर पाता है। इवन डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चा बेड से भी नहीं उठ पाता है, उसी के साथ साथ वो अपने डेली रूटीन वर्क भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। जो डिसेबिलिटी है वो हेरिडिटरी हो सकती है, विच मीन्स हो सकता है कि मम्मी पापा को ऑलरेडी कोई बीमारी थी जो कि उसके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हमें पेरेंट्स से भी मिलती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वजों से भी हमें कुछ डिसेबिलिटीज मिलती हैं। एक्सीडेंट हो जाने से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। डिजीजेस, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बीमार होने से भी बीमारियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है ड्यू टू पैरालिसिस अटैक। नेक्स्ट, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से खाने को अफोर्ड ना कर पाना भी बीमारियों की तरफ हमें ले जाता है। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, इसमें जो पर्सन है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉपर फूड नहीं लेता है, और प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, इग्नोरेंस, आज के समय में इंसान के पास खुद के लिए समय नहीं है, जिसकी वजह से वो हर एक चीज को इग्नोर करना शुरू कर देता है। सपोज एक इंसान है जिसके डेली माइग्रेन हो रहा है, सर में दर्द है, और वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, बस ऐसे ही कुछ भी दवाइयां ले लेता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको फ्यूचर में जाके कोई सीरियस बीमारी हो जाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इग्नोरेंस की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, तो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सीधा एक प्रोफेशनलिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो हमारी बीमारी को सही से ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर की। इसमें मेनली हम 5 तरीके के डिसऑर्डर को स्टडी करने वाले हैं,
और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ADHD, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज SPD, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज ODD, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। लास्ट वन इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। सो ADHD एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें आपको बिहेवियर में परेशानी देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो बच्चा है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा समय तक। सो फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एक्टिविटी और टास्क होता है उसको स्मॉल टाइम स्पेन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, बिकॉज यहाँ पर बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इसमें बच्चे के साथ डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। ये जो डिसऑर्डर है वो बॉयज में ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स। तो एक बार ADHD को दोबारा समझ लेते हैं। ADHD एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें जो बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, वो काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। उसका जो भी टास्क है हमें थोड़े थोड़े समय में बांटना पड़ेगा, बिकॉज जो बच्चा है वो काफी लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इसमें बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। बच्चे को टास्क कंप्लीट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। ये डिसऑर्डर जनरली लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है लड़कियों के अकॉर्डिंग। सो ADHD के सिम्टम्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो बच्चा है वो फॉलो नहीं करता है रूल्स को। जो बच्चा है वो चीजों को बहुत जल्दी भूल जाएगा। इसमें बच्चे की डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। बच्चे के अंदर पेशेंस लेवल भी बहुत कम होता है। रॉडीनेस, बच्चा जो है उसके अंदर रॉडीनेस के फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। बच्चे को अपने डेली रूटीन को फॉलो करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। वो अपनी एक्टिविटी और टास्क करने में डिफिकल्टी महसूस कर सकता है। चीजों को समझने में दिक्कत होती है। सो मैंने इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको बता दिए हैं, बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चार्ट बना के आएंगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सिम्टम्स इन एडोलसेंट्स। चलिए देख लेते हैं कि एडोलसेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग पेपर, बीइंग इम्पल्सिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा कम होता है, अननेसेसरीली काम कर रहे होंगे, पेशेंस बहुत ही कम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ज्यादा सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाए। बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम होता है। कॉजेज ऑफ ADHD, फर्स्ट कॉज इज हेरिडिटी। बच्चे को ADHD डिसऑर्डर जो है वो अपने माता पिता या अपने एंसेस्टर से मिल सकता है। ADHD डिसऑर्डर कंटिन्यूज जनरेशन टू जनरेशन। लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से भी ADHD डिसऑर्डर हो सकता है। अगर कुछ माता पिता अपने बच्चे को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ये डिसऑर्डर और गंभीर हो सकता है। अगर बच्चे की फैमिली, स्कूल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो इनडिसिप्लिन है तो बच्चे के अंदर इस तरीके के डिसऑर्डर के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिमाग में गहरी चोट लगने की वजह से या सदमा लगने की वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है और वो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को कंज्यूम करती हैं, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रग्स, तो उनके बच्चे पे डेफिनेटली असर पड़ेगा एंड डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट, आप अपने एग्जाम में इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको हम SPD के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली इसमें बच्चे को सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होगी। बच्चे की सेंसेस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस पर्सन इज अनेबल टू गिव एंड टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग, और nervous system is unable to convert the message received from the sense organ into proper motor reaction. So basically जो nervous system है वो convert नहीं कर पाता है वो messages जो हमारे sense organ द्वारा receive करे जाते हैं। उसी के साथ साथ जब हमें proper message receive नहीं हो पा रहा है तो हम motor reactions भी नहीं दे पाते हैं। So I hope आपको SPD समझ आ गया होगा। ये एक sense organ related problem है जिसमें हमारे sense organ correctly काम नहीं कर पा रहे हैं। जो message
नॉलेज हमें सेंस ऑर्गन से मिलना चाहिए था वो हमें करेक्टली नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से हम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं। लैक ऑफ बॉडी बैलेंस, इसमें जो बॉडी बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है। उसी के साथ साथ कभी तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है और कभी बहुत कम हो जाती है। वेदर चेंज होने पे भी रिएक्शन बहुत ही नामात्र निकलता है। नॉन रिएक्टिविटी, सो बेसिकली सेंसेस पे इफेक्ट होने के बाद भी पर्सन को पता ही नहीं होता कि उसको कुछ हो रहा है। सो बेसिकली इसमें पर्सन को कुछ भी फील नहीं होता है, उसके सेंसेस प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। सेंसेस के प्रॉपर वर्क ना करने पे जो रिएक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं निकल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान टेबल पे बैठा हुआ था और धक्का लगने की वजह से उसके ऊपर गरम गरम चाय गिर जाती है, लेकिन सेंसेस के सही से काम ना करने की वजह से उसको फील ही नहीं हो रहा है कि उसका हाथ जल रहा है, और जब उसको फील ही नहीं हो रहा है तो वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा है। सो आई होप आपको इनके सिम्टम्स समझ आए होंगे। कॉजेज ऑफ एसपीडी, जेनेटिक कॉज। सो बेसिकली अगर आपके पूर्वजों में किसी को भी ये डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली चांसेस है कि बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसफर हो जाए और बच्चे के सेंसरी ऑर्गन ढंग से काम ना करें। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले या बच्चे का बहुत कम वेट हो तो बच्चे को एसपीडी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर बच्चे पे ढंग से ध्यान ना दिया जाए या उसको कोई सर पे चोट लग जाती है तो बच्चा एसपीडी का शिकार हो सकता है और ये डिसऑर्डर बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 डिसऑर्डर देख लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ASD के नाम से जाना जाता है। सो इसमें जो पर्सन होता है वो सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने माय नेम इज खान मूवी देखी होगी जिसमें शाहरुख खान ने एक ऑटिस्टिक पर्सन का रोल निभाया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें इंसान को डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, लैंग्वेज को डिकोड करने में, सोशल स्किल्स में और बिहेवियर में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स ऑफ ASD, डिफ़िकल्टीज विद कम्युनिकेशन। इंसान को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, उसको लैंग्वेज में परेशानी होती है। दे वॉइड आई कॉन्टैक्ट, वो कभी भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर देख के अपनी बात को रखेंगे। उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, जैसे कि आपने देखा कि शाहरुख खान बोलते हैं माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंसान है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, उसकी सोशल स्किल्स काफ़ी कम होती हैं, वो सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाता है, दोस्त नहीं बना पाता है। उसी के साथ साथ वो सेम ऑब्जेक्ट को बार बार टच करता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेस्ट को लेके, साउंड को लेके, स्मेल को लेके। सो आपने माय नेम इज़ खान मूवी में देखा होगा कि जब शाहरुख खान काजोल से मिलने जा रहे होते हैं तो उनको येलो और ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पर इंसान कुछ चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं ASD पर्सन में। कॉजेज ऑफ ASD, एक्चुअली में देखा जाए तो ASD का प्रॉपर कोई कॉज हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ स्टडीज़ से हमें ये पता चला है कि ASD जो है वो जेनेटिक फैक्टर से हो सकती है या माल न्यूट्रिशन से हो सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रखती है, जिसकी वजह से उसकी बेबी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बेबी जो है वो ASD का शिकार हो जाए। इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत असर डालता है। सपोज़ करो आप बचपन से ही बच्चे को एक आइसोलेशन इन्वायरमेंट दे रहे हो, बिल्कुल दुनिया से उसको दूर रखा हुआ है, तो वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, जिसकी वजह से वो सोशली इनएक्टिव हो चुका है एंड फिर डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को ASD हो जाए। तो इन्वायरमेंट काफ़ी घुला मिला होना चाहिए, वो बच्चों से इंटरैक्ट करे। प्री स्कूल में जाके घर का माहौल ऐसा बनाना पड़ता है कि बच्चा आइसोलेट फील ना करके, बल्कि कि ऐसा फील करे कि उसके इर्द गिर्द सब जने हैं जो उसकी बात को सुन रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रही हैं। क्योंकि जो बच्चा है वो इनिशियली फैमिली, स्कूल से बहुत ज़्यादा सीखता है,
तो बच्चे को इंटरैक्टिव बनाना है, आइसोलेशन में नहीं रखना है। आगे मूव करते हैं इम्प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट। ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे में ASD के फंक्शन शो हो रहे हैं या बच्चे को ASD हो सकता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज ODD, अपोजिटिव डिफिशिएंट डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा होता है उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूइंग वाला होता है, वो बहस करता है, उसी के साथ साथ वो लड़ाई झगड़े में बिलीव करता है, उसका बिल्कुल मन नहीं करता वो किसी भी रूल रेगुलेशन को माने। इनफैक्ट वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो खुद बनाता है। इसमें बच्चा दूसरों को ब्लेम करता है, इवन उसकी दोस्तियाँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। वो काफ़ी रेगुलरली डिसओबीडियंस दिखाएगा। उसी के साथ साथ जो बच्चा है वो बात नहीं मानता है और सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। कॉग्निटिव लेवल पे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो ये होता है कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है और वो बोलने से पहले सोचता नहीं है, सीधा बस बोल देता है, राइट। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अगेन वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि वो दोस्ती नहीं कर पाते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अनॉयंस फील करता है। उसी के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी इजीली इरिटेट हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। कॉजेज ऑफ ODD, तो जेनेटिक कॉज हो सकता है कि फैमिली में ऑलरेडी किसी को है तो बेबी में ट्रांसफ़र हो चुका है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल, जिसमें ब्रेन में इंजरी होने की वजह से जो बच्चे का न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें डिसफंक्शनिंग हो चुकी है और वो दिमाग से सही काम नहीं कर पा रहा है और इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल, डिसफंक्शन हो सकता है फैमिली लाइफ में कि उसकी फैमिली में इतने ज़्यादा इशू रहते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें वो देखता है, झेलता है, जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को ऑब्टेन करता है और वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। नेक्स्ट सोशल, हो सकता है बच्चा गरीब हो जिसकी वजह से वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ डील नहीं कर पा रहा है और वो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते सोचते ODD का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, फैमिली में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, पेरेंट्स ने ठीक से नहीं सिखाया है या कोई ऐसा इंसान है फैमिली में जो काफ़ी ज़्यादा डिसोबे करता है जिसको देख के बच्चा सीख सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं ODD के। नेक्स्ट OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो माइंड में बार बार घूमते रहते हैं। इंसान एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको हो सकता है कि सफाई का कीड़ा हो, यानी कि अगर उसको सफाई चाहिए तो बिल्कुल जर्म फ्री चाहिए, जैसे कि आपने हाउसफुल मूवी में देखा था, राम कपूर बिल्कुल शीशे में बंद होते हैं, उन्हें जर्म से इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है, राइट। उसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इंसान को किसी चीज़ से फोबिया हो सकता है, उसको डर लगता है कि कोई भी उसके ऊपर अटैक कर देगा, कोई भी उसको हार्म कर देगा। तो इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ OCD, ऑब्सेसिव थॉट्स, इसमें इंसान को जर्म से डर लगता है कि जर्म्स उसको मार डालेंगे। उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है रिलीजियस थिंग्स पे एंड उसको डर लगा रहता है चीज़ों को खोने से और वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होता है, विच मीन्स अंधविश्वासी है। उसको किसी भी चीज़ पे काफ़ी इजीली बिलीव हो जाएगा और उसको ये लगेगा कि ये चीज़ उस पर अटैक करने वाली है। कंपल्सिव बिहेवियर, यहाँ पर बता रखा है जिनसे वो प्यार करते हैं उस चीज़ को वो डबल चेक करते रहते हैं। उसी के साथ साथ जो वर्ड्स है उसमें आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा। वो ज़्यादातर टाइम अपना वॉशिंग और क्लीनिंग में स्पेंड करते हैं। उसी के साथ साथ चीज़ों को अरेंज करना उन्हें अच्छा लगता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर, कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। उसी के साथ साथ डिसेबिलिटी एटिकेट्स हमें ये बताना चाहता है कि जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, हमें उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना है। हमें उन्हें सिंपथाइज फील ना कराते हुए फ्रेंडली फील कराना है। हमें किस मैनर में उनसे बात करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें अब पता चलेंगी। सो डिसेबिलिटी एटिकेट्स की डिफाइन देख लेते हैं। इट मीन बिहेवियरल मैनर वाइल डीलिंग विद चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज। सो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उन बच्चों के साथ जिनके पास डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। तो हम अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले आ जाती है लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उनके साथ बहुत पोलाइटली बात करें। उसी के साथ साथ जब वो बोल रहे हैं तो उनके वर्ड्स को भी काफ़ी पेशेंटली सुने और समझने की कोशिश करें। और आप स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो उनकी पढ़ाई है वो आसान हो जाए और उनको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट्स।
तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है जब आप किसी ब्लाइंड पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओ। कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स एंड डू नॉट यूज गेस्चर। तो आपने वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, गेस्चर का कम से कम इस्तेमाल करना है बिकॉज वो आपको देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, आप उन्हें रास्ता दिखाने में हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट वाइल गिविंग इट टू देम। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट उन्हें दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में उन्हें बताइए और फिर उन्हें जो है वो ऑब्जेक्ट दीजिए। नेक्स्ट, हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो आपने धीरे धीरे बोलने की कोशिश करनी है और साफ बोलना है। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने गेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका फोकस आपके लिप्स पे ज़्यादा होता है क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी के साथ साथ आप तेज भी बोल सकते हैं ताकि उन्हें आवाज़ सुनने में दिक्कत ना हो। इट इज़ नेसेसरी टू रिपीट योर पॉइंट अगेन। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पॉइंट्स को बार बार रिपीट करें ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट्स, इसमें ये बता रखा है कि आप उन्हें मौका दे बोलने का और उनकी हेल्प करें बोलने में। उनकी बात भी आप काफ़ी पेशेंटली सुने। उसी के साथ साथ इनकरेज देम टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आप उन्हें प्रोत्साहन करें कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्लियरली आपके सामने रख पाएँ। नेक्स्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो आपने जो है अननेसेसरीली सपोर्ट नहीं देना है। कभी आप चेयर को इधर कर रहे हैं उधर करने हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सिंपैथी लगती है। वो खुद मूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि जब भी आपको बात करनी है तो उनके सामने बैठ के बात करो ताकि वो आपको ढंग से समझ पाए। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये टॉपिक डन हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा डिसेबिलिटी एटिकेट्स कि किस तरीके से हमें स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशल पर्सनस के साथ बात करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरीके की डिस्कम्फर्ट फील ना हो। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।